Hello students, you are welcome in my classes और मैं आपका टीचर विवेक जौहरी। हम इतने लेक्चर्स में जो भी मेरे क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं और मैं देख रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी सिंसियरिटी से आप लोग देख रहे हैं। मेरी अपनी ओपिनियन है कि इतने सारे फार्मूले में आपको ये 5th लेक्चर की बात कर रहा हूँ और फिर मैंने आपके आगे क्वांटिटी लिख दी, क्योंकि जैसा चैप्टर हो तो उस चैप्टर को तैयारी करने की स्ट्रेटजी भी डिफरेंट हो सकती है। अब यहाँ पर आपका टीचर वो फ्री है कोई सी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला पूछने के लिए। अब ये आपकी आर्ट है कि अगर उसने जो भी पूछा आपने आंसर दे दिया, लेकिन ये आसान भी नहीं है, क्योंकि ये मोर देन 100 भी हो सकते हैं और मोर देन 200 भी हो सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम आपको याद रहे। तो याद करने का तरीका मेरी बात मानना कि अगर उसके बारे में एक लाइन याद है तो काफ़ी दिनों तक आपको वो याद रहेगा, और डायमेंशनल फार्मूले पर फोकस नहीं करना है, उसकी एक लाइन और उसका बेसिक फार्मूला क्या बनेगा उस पर फोकस करना है। बाकी आप बिल्कुल फाइन कर लोगे। लेक्चर शुरू करने से पहले फिर मैं आपको एक रिमाइंड करा देता हूं, वेलोसिटी LT-1, एक्सीलरेशन LT-2, फोर्स MLT-2, लीनियर मोमेंटम MLT-1, वर्क ML² T-2। काम चल जाएगा। ये तो हमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं और हम इतनी बार यूज़ कर चुके हैं कि हमें ये याद रहती हैं, तो इसको याद रखिएगा। और हम शुरू करते हैं। आपकी पहली है पॉइजन रेशियो। क्या है? पॉइजन रेशियो। ये इलास्टिसिटी से रिलेटेड क्वांटिटी है। पॉइजन रेशियो को सिग्मा से दिखाते हैं और ये होती है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। मतलब पहले समझ लिए लेटरल स्ट्रेन क्या है। फ्रैक्शनल चेंज इन द डायामीटर, फ्रैक्शनल चेंज इन द डायामीटर इज नोन एज लेटरल स्ट्रेन। फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ इज नोन एज लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कह सकते हैं। अब वायर को आप स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ उसका डायामीटर कम होगा, थिकनेस कम हो जाएगी। तो फ्रैक्शनल चेंज इन द डायामीटर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ, इसे क्या लिखेंगे? डेल्टा D अपॉन D, और इसे क्या लिखेंगे? डेल्टा L अपॉन L। अब ये भी D, ये भी D, डायमेंशन लेस, ये भी L, ये भी लेस, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। M0 L0 T0 डायमेंशन नहीं आएगी, दिस इज डायमेंशन लेस। याद रखिएगा और आप नोट कर लिएगा कि कौन कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन नहीं रखती हैं, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। याद रखिएगा, व्हाट इज लेटरल स्ट्रेन? फ्रैक्शनल चेंज इन द डायामीटर। What is linear strain? Fractional change in the length। यहां भी डायमेंशन लेस, यहां भी डायमेंशन लेस, टोटल आंसर आएगा, रख के देख लीजिएगा, ये आएगा। अब बढ़ते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक्चुअली ये कोई क्वांटिटी तो नहीं, लेकिन फिलहाल बहुत जगह यूज होगी और प्रॉब्लम में आपको दिखाई देगी, इसलिए मैंने इसे अलग से कनेक्ट कर लिया है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी नाम से ही आप फार्मूला बना सकते हैं। एनर्जी पर यूनिट
वॉल्यूम, यानी सीधा फार्मूला एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब यार एनर्जी, वर्क, हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज ml स्क्वायर T-2 और वॉल्यूम L3 ml स्क्वायर T-2 अपॉन L3। कितना आया? ml-1 T-2। ध्यान दीजिए, डायमेंशन ये सेम है, किसके साथ सेम है? प्रेशर के साथ। प्रेशर की सेम किसके साथ होती है? स्ट्रेस के साथ। और स्ट्रेस के साथ इसके अलावा और भी सेम है, इलास्टिसिटी कांस्टेंट। नाम जरा ध्यान रख लीजिएगा, नाम का खेल है। इलास्टिसिटी कांस्टेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कोई भी नाम आ जाए, फार्मूला क्या बनाओगे? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और कितना आएगा डायमेंशनल फार्मूला? स्ट्रेन का होता नहीं है, स्ट्रेस का आप जानते हो प्रेशर के बराबर होता है। तो कितनी क्वांटिटी हो गई जिनके डायमेंशन सेम आ रहे हैं? प्रेशर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेस, इलास्टिसिटी कांस्टेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दोनों बात एक ही है, कहीं कहीं यूज होता है इलास्टिसिटी कांस्टेंट, या उसी का नाम बदल के कह देते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप में मत जाइए कितने प्रकार की होती है, उसके 3 बता रहा हूं। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। टाइप को तो हम चैप्टर में पढ़ लेंगे, हमें लिखनी है डायमेंशन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और आंसर किसके बराबर आएगा? यह आएगा ml-1 T-2। ध्यान रखिएगा इस बात को, बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि सीखना मुझे नहीं है, सीखना आपको है। तरीका आपको निकालना है, कैसे ये दिमाग में रहेंगी। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसी पे आगे बढ़िए। कोशिश कर रहा हूं, जो मैं जानता हूं, जो समझता हूं कि इससे आपका फायदा होगा, उसी तरीके से बता रहा हूं, उसी वे में आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से। बहुत अभी क्या नहीं, आपको एक 7 डेज के बाद भी आपको याद रहे, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्योंकि आज ही नहीं आएगी ये, यूनिट टेस्ट में भी आएगी, मान लीजिए हाफ ईयरली में भी आएगी, एनुअल में भी पूछी जा सकती है। अब हो गया आपका दूसरा है रेट ऑफ लिक्विड फ्लो। रेट ऑफ लिक्विड फ्लो, रेट ऑफ लिक्विड फ्लो। समझिए बात को, ये हो गई, ये पूरी हो गई, इसको चल रहे हैं अभी हम। रेट ऑफ लिक्विड फ्लो, ये लिक्विड फ्लो से रिलेटेड है। रेट ऑफ लिक्विड फ्लो मींस द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोस पर यूनिट टाइम इंटरवल। मतलब 15 सेकंड में 50 लीटर वाटर फ्लो हो गया, तो 1 सेकंड में कितना हुआ? 50/50, 50/15। तो दिस इज डिनोशन, बदल सकता है, किसी में Q है और किसी में V है, बुक वाइज बदला हुआ है डिनोशन, ध्यान रखिएगा। किसी में Q है, किसी में V है। वॉल्यूम मैंने V इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं V वॉल्यूम को लिख रहा हूं, अपॉन T। जानते हैं आप डायमेंशन क्या होगी? L3। जानते हैं आप T की कितनी होगी? टाइम है T, कितना आएगा? L3 T-1। किसका आया? रेट ऑफ लिक्विड फ्लो। और आपको आज ही पता है कि रेट ऑफ लिक्विड फ्लोज का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोज पर यूनिट टाइम इंटरवल। ए V वॉल्यूम फ्लोज इन टाइम T, तो रेट ऑफ लिक्विड फ्लो Q इज इक्वल टू V/T। इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हैं। तो रेट ऑफ लिक्विड फ्लो हो गया। अब है रेनॉल्ड्स नंबर, ध्यान दीजिएगा रेनॉल्ड्स नंबर पर। रेनॉल्ड्स
नंबर। अब रेनॉल्ड्स नंबर पे कैसे बात करेंगे? ये भी फ्लो ऑफ लिक्विड से मतलब है इसका। तो रेनॉल्ड्स नंबर की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें बात करनी होगी कि नेचर कैसा है किसका? लिक्विड फ्लो का, या फ्लो ऑफ लिक्विड का हम नेचर निकालना चाहते हैं तो ये रेनॉल्ड नंबर बताएगा। बोले सर नेचर की बात क्या कर रहे हैं आप? अब फ्लो करता है, लिक्विड फ्लो करता है? नहीं, एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। कभी आपने देखा है कि पाइप के थ्रू अगर मान ली वाटर या लिक्विड फ्लो कर रहा हो तो गाइडेड मीडियम है, दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन अगर कभी आप वाटर ऑफ द रिवर, फ्लो ऑफ द वाटर ऑफ द रिवर देखिए आप, तो आप देखिएगा हमेशा हलचल बनी रहती है और कोई फार्मूला आपके पास नहीं है कि जिससे आप ये बता सको कि अब ऐसा होगा उसके बाद ऐसा होगा। दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। अगर हम बात एयर के फ्लो की करें, जैसे स्टॉर्म में एयर का फ्लो होता है, वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। कोई नियम कानून नहीं चलता, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इसके बाद ये होगा। दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। तो रेनॉल्ड नंबर उस फ्लो के नेचर को बताता है। बोले सर कैसे बताता है नेचर को? रेनॉल्ड नंबर Rn इज इक्वल टू इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या लिखा हमने? पर यूनिट एरिया अपॉन विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। अब विस्कस फोर्स हम आपके शायद लेक्चर 4 में बता ही चुके हैं। अब रह गया आपका इनर्शियल फोर्स। तो इनर्शियल फोर्स मैं आपको बताना चाहता हूं, लिक्विड का फ्लो मेंटेन करने के लिए किसी ना किसी तरीके से आप उस पर फोर्स अप्लाई किया, जो बाहर से लग रहा है, जो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड इनर्शियल फोर्स। लेकिन विस्कस फोर्स के बारे में बताया था मैंने कि लिक्विड जब भी फ्लो करेगा तो उसके लेयर्स की वेलोसिटी डिफरेंट होगी और हर एक लेयर यानी एवरी लेयर अपनी एडजेसेंट यानी साथ वाली लेयर की वेलोसिटी को अपोज करेगी ड्यू टू अ रेजिस्टिव फोर्स बिटवीन देम। तो व्हाट इज विस्कस फोर्स? जब कोई लिक्विड फ्लो करता है तो उसके लेयर्स के बीच एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है जो हमेशा उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। एग्जाम्पल, एक बर्तन में अपने वाटर रखा है, उसे हिलाइए और मोशन दे दीजिए, कुछ देर बाद वो खुद ही रुक जाएगा। क्यों रुक गया? आपने तो फोर्स लगाया नहीं, क्योंकि उसकी लेयर्स के बीच एक रेजिस्टिव फोर्स था जो उसके मोशन, लेयर्स के मोशंस को अपोज कर रहा था। दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। तो इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण आया है, अपॉन विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया ये रेशियो बताएगा नेचर कैसा है, और वो रेशियो का जो नंबर आएगा वो कहलाएगा रेनॉल्ड नंबर। फिर भी याद रखना है आपको। तो आप एक 7-8 बुक का ढेर बना दीजिए, फोर्स लगाइए, कम लगाइए तो पूरा ढेर एक लाइन में चलता जाएगा। जब आप एक बार तेजी से फोर्स लगा दिए, आपको पता लग जाएगा कि वो ढेर जो है वो बिखर जाएगा, टर्बुलेंट हो गया। यानी कि एक सीधी लाइन में चल रहा था जैसे आप बता रहे थे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। वैसे आप लिक्विड में समझिए पाइप के थ्रू फ्लो। और जैसे ही आपने इनर्शियल फोर्स को बढ़ाया, फ्लो क्या हो गया? टर्बुलेंट हो गया। तो ये जैसे ही ये वैल्यू बढ़ेगी जो आपने बढ़ाया, ये वैल्यू जो है वो लिक्विड के नेचर पर डिपेंड कर रही है, तो वहीं की वहीं रहेगी। ये नंबर बढ़ेगा, ये नंबर बताएगा कि उस लिक्विड का फ्लो कैसा होगा। इसे रेनॉल्ड नंबर कहते हैं।
बात तो बहुत छोटी सी थी बच्चों कि मैं लिख देता डायमेंशन लेस है, लेकिन आपको बार बार याद नहीं रहता। लेकिन अभी भी आप अगर डायमेंशन में टीचर पूछता है और आपको इसके बारे में एक लाइन मालूम है, तो आप उन दूसरों से अलग हो जो रट के बता रहे हैं डायमेंशन लेस है। लेकिन अगर आप मेरे लेक्चर देख रहे हैं और इससे सीरियसली एक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली मानिए आप उन 1000 की स्ट्रेंथ में अलग हो, मैक्सिमम रटते ही हैं। और आगे का कंपटीशन ना तो 10% के बीच में है, ना 20% के बीच में है, केवल 1%, 1% स्टूडेंट्स के बीच में है। जो आगे आपको एडमिशन भी लेना है वो केवल हिंदुस्तान के 1% के बीच है। अब 1% इतनी बड़ी क्वांटिटी होती है, पूरे हमारे हिंदुस्तान के जितने इंडिया के जितने भी सारे स्टूडेंट्स इस क्लास के देख ली जाएं, तो 1% भी हजारों में होगी। और उन्हीं को आगे जाकर एक अच्छे एडमिशन की तरफ मूव करेंगे। बाकी 99% जो भी डिफ्रेंशिएट होगा हल्के हल्के उसमें मूव करेंगे। तो फिर अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आज की तारीख में आपको रेनॉल्ड्स नंबर डायमेंशन लेस होता है ये काफी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इनर्शियल फोर्स क्या होता है और विस्कस फोर्स क्या होता है, इसका रेशियो रेनॉल्ड नंबर कहलाता है और ये डायमेंशन लेस होता है। अगर इतना सीख रहे हो, 11th में हो, स्टार्ट और रिजल्ट नहीं आया है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप आगे चल रहे हो। रेनॉल्ड नंबर, अब इसका इनर्शियल फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी एफ अपॉन है, प्रेशर की आएगी, यहाँ भी प्रेशर की आएगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायमेंशन लेस होगा। क्या होगा? आर एन की कितनी आएगी? m0, m नहीं है, l0, t0 नहीं है, डायमेंशन लेस। ये रहा रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। लिखने के लिए मेरे पास 10 सेकंड ही थे, लेकिन उसको मैंने 5 मिनट का यूज किया। वो क्यों किया वो आप समझ सकते हो। रेनॉल्ड नंबर हो गया। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की बात करते हैं। क्या है अगली क्वांटिटी? मैकेनिकल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। थोड़ी सी ध्यान रखना, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, वर्क डन से हीट प्रोड्यूस हो सकती है। द हीट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग वर्क डन एंड दिस वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट प्रोड्यूस्ड। W is equal to JQ, where J is called mechanical equivalent of heat. W upon Q, एक लाइन की डेफिनेशन, it is defined as the ratio of work done to the heat produced by the same work done. अब यार ये भी एनर्जी कितना आएगा? ये कितना हुआ? ml स्क्वायर लिख देता हूँ, T-2। आपकी मर्जी है लिखें या ना लिखें। कितना आया आंसर? J का कितना आ गया? m0, l0, t0। इसका मतलब क्या हुआ? डायमेंशन लेस। इसका मतलब हुआ डायमेंशन लेस। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। एक और लिखा तो आप सोच रहे हो सर ने यार टेम्परेचर लिख दिया। बहुत छोटी सी बात है, टेम्परेचर का मतलब थीटा या के। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब भी थीटा या के। आप थीटा लिख दिए या के लिख दिए, किसका होगा? टेम्परेचर का। टेम्परेचर डिफरेंस का भी क्या होगा? थीटा। किसी बुक में थीटा यूज किया, किसी में के। तो इसे नहीं लिख रहा, अब मैं लिख रहा हूं सीधे टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करते हैं।
टेम्परेचर ग्रेडियंट, चेंज इन द टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ कह दो या पर यूनिट डिस्टेंस कह दो। इसकी कोई सर्टिफाइड तो नहीं है, अब आप चाहो तो TG लिख लो, इसी को सर्टिफाइड नहीं है, डिनोशन सर्टिफाइड नहीं है। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स लिख लो। डेल्टा थीटा का कितना हुआ K, इसका कितना हुआ L, कितना आया L-1 K। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? चेंज इन द टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस कह दो या पर यूनिट लेंथ कह दो। इस तरीके से आप लिख सकते हो। एक और मुख्य बात है यहां पर, ग्रेडियंट जिसके नाम के आगे लगा हो, जरूरी इसके नाम के आगे लगा हो, डिस्टेंस से डिवाइड मार दो, फिलहाल डायमेंशनल फार्मूला आपका आ जाएगा। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। प्रेशर ग्रेडियंट, चेंज इन द प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस ग्रेडियंट, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस लिख दो। एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी अपॉन डिस्टेंस लिख दो। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस लिख दो। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस लिख दो। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैंने आपसे यहां कहा कि आप ग्रेडियंट शब्द का इस्तेमाल कहीं भी हो सकता है। जैसे प्रेशर ग्रेडियंट हुआ, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस फार्मूला बनाना और डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर देना, आ जाएगा। फिलहाल यहां पर ये इंपॉर्टेंट टर्म हुई तो ये आपके सामने लिखी है। तो इतनी टर्म हमारी कंप्लीट हो गई, ये आ गई। अब बात करता हूं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये देखिएगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी बात करते हैं। इसका डिनोशन अल्फा है। फार्मूला लिख दूं पहले, डेल्टा आर डेल्टा टी। डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस है, आर इनिशियल है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। डेफिनेशन समझा दूं, डेल्टा आर अपॉन आर क्या हुआ? फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस। इसको फिर से लिख के दिखा रहा हूं, थोड़ा मैथमेटिकली ऐसे लिख लीजिए अगर आपको पसंद ना आ रहा हो। अब आप डेफिनेशन बना लीजिए, फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस ड्यू टू यूनिट चेंज इन द टेम्परेचर is called temperature coefficient of resistance। रेजिस्टेंस की डायमेंशन अपॉन रेजिस्टेंस की, ये फैक्टर आएगा डायमेंशन लेस। अपॉन में कौन है? टेम्परेचर। टोटल आंसर कितना आएगा? K-1। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का कितना आएगा? K-1। तो इसे एक लाइन का याद रखना हो, फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन यूनिट टेम्परेचर। अब बोले सर पहली बार देखी, अगर पहली बार देखी है तो गलती है आपकी। 10th आप क्लियर करके 11th में आए हैं तो ये पढ़ा होना चाहिए, मेरा मानना है। अगर थोड़ी सी भी आप ठीक ढंग से पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में ये आपको देखना चाहिए। फिलहाल अगर नहीं भी देखा तो कोई भी बात नहीं, ध्यान रखिएगा कि ये आएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का K-1। अब दिमाग में होगा सर ने यार R का नहीं लिखा, क्योंकि R यानी रेजिस्टेंस थोड़ा सा ये सारे चैप्टर क्लास 12th में है, इसलिए मैंने R लिखा नहीं। फिर भी मैं यहाँ पर आपको R का बात आई गई है तो फाइंड करके दिखा देता हूं। यहां नहीं लिखा है राइट साइड में, फिलहाल मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं। जब बात आ गई थी रेजिस्टेंस,
R इज इक्वल टू V अपॉन I। पोटेंशियल डिफरेंस याद है डेफिनेशन 10th की, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू शिफ्ट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कितना हुआ W अपॉन क्यू आई। कितना आया W अपॉन क्यू आई। W का डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस टू, Q की फिर से लगा दो यार, Q बराबर IT होता है। I का कितना लिखोगे A, T का कितना लिखोगे T। कितना आया ये तो ये हुआ वर्क का, ये AT और ये कितना हुआ A। सिंप्लीफाई कर लो, कितना आया M तो आएगा ही, L स्क्वायर आएगा ही, T ऊपर जाएगा T माइनस थ्री, A स्क्वायर ऊपर जाएगा A माइनस टू। इस तरीके से आप निकाल सकते हो किसका, रेजिस्टेंस का। तो मैंने वहाँ नहीं लिखा, बिना लिखे भी काम चल सकता था, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आता कि रेजिस्टेंस का कैसे निकालते, तो रेजिस्टेंस का ये रहा। इसे आप चाहो तो तैयार कर सकते हो। फिलहाल यहाँ तक आ गए, अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। वो देखिए, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, फ्रैक्शनल चेंज, इसे भी अल्फा दिखाते हैं। कई बार डिफरेंट क्वांटिटी के डिनोशन सेम हो सकते हैं। डेल्टा एल अपॉन एल, ये थर्मल एक्सपेंशन से, यानी कि अगर किसी वायर को या रॉड को गर्म किया, लेंथ बढ़ गई, उससे रिलेटेड है, वहां टर्म आएगी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये हिस्सा क्या बना भाई, आप जानते हो, कई बार यूज कर चुके हैं। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, डिवाइड का इसे डेल्टा टी से। लिखने का तरीका अगर आपको पसंद ये आ रहा हो तो ये लिख दिए, फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ ड्यू टू चेंज इन यूनिट टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसकी अगर यूनिट लिखना चाहें तो इसकी तो यूनिट लेस होगा, ये ऊपर जाएगी यूनिट, डिग्री सेंटीग्रेड -1 या केल्विन में तो केल्विन की पावर -1, ऐसा यूनिट टेम्परेचर की केल्विन होती है। अब रह गया आपका डायमेंशनल फार्मूला L अपॉन L, लिख के दिखा देता हूं भाई। ये L डेल्टा L की, ये L और ये K, कितना आया भाई K टू द पावर -1। इसी तरीके के मैं थोड़ा सा नाम चेंज कर रहा हूं, देखिएगा एक्सपेंशन और भी होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल या लिख दीजिएगा एरियल, बीटा से डिनोट होता है डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी, यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड पावर -1 या केल्विन। ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन द एरिया। डेफिनेशन क्या हुई, फ्रैक्शनल चेंज इन द एरिया, सरफेस एरिया ड्यू टू चेंज इन यूनिट टेम्परेचर, डिवाइड कर रखा है आपने। इसका भी कितना आएगा डायमेंशनल फार्मूला, K-1 आएगा। कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन कह सकते हो, या एरिया एक्सपेंशन कह दो, आपकी मर्जी है। तीसरा वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो थोड़ा सा नाम फिर बदल रहा हूं, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन, बात एक ही है, ध्यान रखना। मैंने लिखा कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, बात एक ही है। इसे गामा से दिखाते हैं, डेल्टा V अपॉन V, फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम अपॉन डेल्टा T, यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड पावर -1 या केल्विन पावर -1। वॉल्यूम का डायमेंशन L3, चेंज इन वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम सिंपली L3,
इसका के, आंसर कितना आएगा k-1। तो ये सारे कंप्लीट हो गए। कुछ इसके भाई बंधु भी थे, वो भी कंप्लीट हो गए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी तरीका सही लगता हो कि हम इनको 100 सेंचुरी पूरी करो, उसमें कि हमें 100 कम से कम सेंचुरी पूरी करो कि अगर टीचर पूछे तो विद इन 15 सेकेंड हम उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख दें। ये नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि यार क्या होगा, कैसे होगा, क्या फार्मूला होता था। तो तरीका आप निकालिए। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा याद करोगे, थोड़ा सा इन्हें टाइम दोगे, रिस्पेक्ट दोगे इन फार्मूलों को, तो याद रहेंगे। और तुम सोचोगे नहीं यार एक दिन में रटूंगा और हो जाएंगे, नहीं होंगे ये। और टीचर भी जानता है कि आपको कितने याद रहते हैं और कौन कौन से नहीं याद रहते हैं। आप ये मत समझिए, जो भी पेपर सेटर होता है उसे दिमाग में रहता है कि आप कितना याद कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो। फिलहाल जो भी आपके नियर बाई टेस्ट, आप किसी भी स्कूल में हैं, कहीं भी हैं, तो नियर बाई जो यूनिट टेस्ट हैं उनमें ये डायमेंशन एनालिसिस आएगा। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, और आपको फ़ायदा होगा ये मैं उम्मीद करता हूँ। और अभी तक जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर उनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो पहली बार देख रहे हैं तो कम से कम और जो मेरे वीडियो हैं, जैसे कि आपका मैथमेटिकल टूल्स में है, उनको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर्स ये दोनों ही बैकबोन है फिजिक्स की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Goodbye, students.